आज हो रहा है। ये आज इसलिए हो रहा है कि कोई भी परीक्षा सिलेक्शन करने के लिए नहीं होता है, रिजेक्शन करने के लिए होता है। हिंदुस्तान दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां एग्जाम सेलेक्ट करने के लिए नहीं, रिजेक्ट करने के लिए लिया जाता है। हाय रे बेईमानी। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार के सारे साधन जमा करके, चोरी करके अपने दोस्त के खाते में पहुंचा दिया गया है। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि अगर भाजपा की गारंटी होगी तो 5 गारंटी देगी ना, तो कम से कम 1 गारंटी पूरा कर देगी। अगर आरएसएस की गारंटी होगी तो अगर 10 गारंटी करेगी तो कम से कम 2 गारंटी पूरा कर देगी। ये मोदी जी का गारंटी है तो गारंटी लिख लीजिए मेरा कि ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। और मैं अभी आपको साबित कर देता हूं। देखिए, मोदी जी की गारंटी थी, मुझे याद है। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं टीवी कम देखता हूं, इसीलिए मुझे सब कुछ याद रहता है। आपको भी मैं याद दिलाता हूं। मोदी जी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। बोलिए, 2 करोड़ नौकरी पैदा हुई? अरे झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुई। अच्छा, 15 लाख खाते में आया होगा? 15 लाख भी नहीं आया। तो कौन सी गारंटी पूरी हुई? बुलेट ट्रेन चल गई क्या? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाना था, मिला? तो कौन सी गारंटी पूरी हुई? यही मैं कहता हूं कि मोदी जी की गारंटी है, मतलब कभी पूरा होने वाला नहीं है। और वक्त का तकाजा देखिए। आप छोड़ दीजिए, अब ये सब बात हम नहीं कहेंगे, वो आप कहिए, आपकी इच्छा है। मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी मतलब ये कभी पूरा नहीं होगी। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। यहां पे बहन जी बैठी हुई हैं, शादी होती है, अग्नि को साक्षी मान करके, हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरा लेकर के, 7 फेरा लेकर के जब शादी होती है तो 7 फेरे में 7 वचन देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या शादी होती है ना, 7 फेरा लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मान करके 7 वचन पूरा करेंगे। मोदी जी 7 फेरा लिए थे ना? लिए थे कि नहीं लिए थे? अग्नि को साक्षी मान के, हैं? अग्नि को साक्षी मान करके मोदी जी 7 फेरा लिए हिंदू रीति रिवाज से, और एक महिला को 7 वचन दिया। पूरा किया क्या? 7 जन्म तक साथ निभाने का। जानते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है यशोदा और मेरा नाम है कन्हैया। बदला तो लेंगे साहब आपसे। मैं कहता हूं, इस आदमी को एक ही काम करना आता है, लोगों को बेवकूफ बनाना, बढ़िया से झूठ बोलना और इंसान को आपस में लड़ाना। कोई अगर नहीं मिलेगा ना तो इंसान को नीम के पेड़ से लड़ा देगा। कहीं देखिएगा तो जो है ओबीसी को ओबीसी से लड़ाते रहेंगे, यादव को दूसरे समाज से लड़ाएंगे, दूसरे समाज को यादव से लड़ा देंगे। कहीं देखेगा तो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। और आरोप किसके ऊपर लगाएंगे? हमारे ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई, सरकारी नौकरी की व्यवस्था की, पेंशन दिलाया, 7th पे कमीशन कांग्रेस के राज में आए, दलितों को जमीन खरीदने का अधिकार कांग्रेस में दिया गया, बराबरी का वोट का अधिकार कांग्रेस के राज में दिया गया, संविधान कांग्रेस के राज में लागू किया गया, IIM, एम्स, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कांग्रेस के राज में बनाया गया। और जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, आजकल हमसे हमारे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। बताइए बताइए कि बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप से कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि आप मेरे पप्पा हैं कि नहीं हैं। यही ना एक नारा लगाता था भाई 2014 में, मुझे याद है, कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे नहीं मालूम है
मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सचमुच नहीं मालूम है, जितना भाजपा का एमपी एमएलए है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। यही चल रहा है ना। इसको कहते हैं ध्यान भटकाओ योजना। आज इस देश में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के द्वारा लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही है। मैं तो कहता हूं, अगर सरकार लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा दे, 2 करोड़ नौकरी दे दे, बुलेट ट्रेन चला दे, सबके लिए पक्का मकान बना दे, तो सरकार का विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। सच बात यह है कि सरकार ने एक भी काम पूरा नहीं किया है, और काम पूरा करने की बजाय नया नया मुद्दा फेंकते रहते हैं। आजकल एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं, भ्रष्टाचार का। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं भाई साहब, रोहित भाई, आपके घर में अगर अगली बार ईडी आए तो आप तुरंत फोन लीजिएगा और कहिएगा कि 1 मिनट अमित शाह से बात कर रहे हैं, ईडी वापस चला जाएगा। यह मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जिस किसी को भी इस सरकार से सच पूछने की आदत है, उसके ऊपर तमाम गुनाह जो है वो मुनासिब किए जाएंगे, और जो इस सरकार से हाथ मिला ले उसका 100 खून भी माफ किया कर दिया जाएगा। यही सच्चाई है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं ना कि मैं अगर बेईमान हूं तो मैं बेईमान हूं, लेकिन ये युवा संघर्ष यात्रा का खेस उतार करके भाजपा का खेस पहन लूं तो मैं ईमानदार कैसे बन जाता हूं? ये जो भ्रष्टाचारी है, जब तक भाजपा में नहीं है तब तक भ्रष्टाचारी है, और भाजपा में जाते ही सदाचारी कैसे बन जाता है? इसमें कोई खेल है कि नहीं है? आप सोच के बताइए। और खेल है तो क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों से झूठ बोले और भ्रष्टाचार पे लंबा लंबा भाषण दें? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि जय शाह को अपने मंच पे बिठा करके उसके पप्पा अमित शाह के सामने परिवारवाद पे भाषण दे? यह शोभा देता है क्या? भाजपा के लोग अपने बच्चों को मंत्री बनाएं तो यह परिवारवाद नहीं है। हाय रे बेईमानी। यह सच्चाई हम तमाम लोगों को आंख खोल करके देखना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि आज देश की वास्तविक हालत क्या है। आज देश की वास्तविक हालत यह है कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के नाम पे अग्निपथ की योजना लाई गई है कि एक शहीद को भी उसके शहादत का सम्मान नहीं मिल रहा है। यह शर्म की बात है। रोजगार की हालत यह है कि आप इंजीनियरिंग कर लिए हैं, एमबीए कर लिए हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका बाप अगर मंत्री है तो आप बीसीसीआई का सेक्रेटरी जरूर बन सकते हैं। यह रोजगार की हालत है। यह हालत है कि इस देश को चलाने वाले जो किसान और मजदूर हैं उनको उनके दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो बेईमान हैं उनको औने पौने दाम में करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के दाम में आज उनको दिया जा रहा है। देश की हालत यह है कि हमको और आपको आपस में लड़ा दिया गया है, और हमारे आपके देश की जो संपत्ति है दिनों दिन 1-2 हाथों के में पहुंचाया जा रहा है, उनकी तिजोरियों में पहुंचाया जा रहा है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है। खुशी की बात है, बजाइए ताली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह प्रश्न पे विचार कीजिएगा ना कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? वो 80 करोड़ लोग कौन हैं? इस प्रश्न पे विचार कीजिए कि अगर 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन गई है तो देश के 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी कैसे जमा हो गई है, और देश के 99% लोगों के पास 1% प्रॉपर्टी कैसे है? इस बात को हमको समझना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा था। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकती है जब तक कि हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेकर के नहीं आते हैं। इस देश में अगर हम लोकतंत्र बचा करके रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाला और पैदल चलने वाला का वोट एक हो।
अगर हम चाहते हैं कि महिला और पुरुष का वोट एक रहे, हम चाहते हैं कि अमीर और गरीब का वोट एक रहे, तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि सिर्फ नारों में सबका साथ सबका विकास नहीं, हकीकत में सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। यह देश 140 करोड़ लोगों का है, तिलक लगाने वालों का भी है, टोपी पहनने वालों का भी है, महिलाओं का भी है, पुरुषों का भी है, सभी धर्म सभी जाति का यह देश है। और इस देश के जो लोग हैं उनका रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना, यही देशभक्ति है, यही देश सेवा है। और जब देखिए तब टीवी पे राष्ट्रवाद का बहस होता है। मैं भी बहस करना चाहता हूं राष्ट्रवाद पे, और यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश के नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो सेना में शहादत देने वाले परिवारों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? यह सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। ये हमारे आंख के सामने हो रहा है कि जब जोर से देश की बात की जाती है तो आप समझ लीजिए कि देश की कोई संपत्ति दोस्त के नाम होने वाली है। देश की जनता धर्म में उलझी रहे, जाति में उलझी रहे, भावनाओं को भड़का करके, लोगों को आपस में लड़ा करके हमारी आपकी संपत्ति अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाई जा रही है। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। पॉकेटमार को पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लीजिएगा ना ट्रेन में, तो वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देगा, और वही जोर से चोर चोर करने लगेगा, और आपका पर्स भी लेके भाग जाएगा, और उसका दोस्त भी भाग जाएगा। जितना भाजपा का एमपी एमएलए है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। बताइए, बेटा इतना चालाक हो गया है कि मम्मी को कहता है कि मम्मी साबित करो कि यही हमारा पप्पा है। यही ना, जो देश को बनाया, जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी ने लोगों को अधिकार दिलाए, उस पार्टी से पूछते हो कि देशभक्त हो कि नहीं हो, और उसी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा करके बताइए, इस देश के जो साधारण नागरिक हैं उनका बच्चा जाता है फौज का नौकरी करने के लिए, और गृह मंत्री का बेटा बनता है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। यह है हकीकत, और यह हकीकत हम देख न सकें, इसीलिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल किया जाता है। और यह खेल हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में, भारत की आवाम के साथ पहली बार नहीं खेला जा रहा है। हमारे ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थी, 200 साल की गुलामी थी, और अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज भारत की आवाम को आपस में लड़ाते थे। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, मंदिरों में मांस फिकवा करके, मस्जिदों में मांस फिकवा करके हिंदू मुसलमान किया जाता था, हिंदुस्तान की आवाम को लड़ाया जाता था, और भारत का कोयला लूट करके, भारत का कपास लूट करके, भारत का नील लूट करके, भारत का सोना लूट करके, भारत का हीरा लूट करके मैनचेस्टर पहुंचाया जाता था, ब्रिटेन ले जाया जाता था। आज फिर हमारे साथ यह खेल खेला जा रहा है। टीवी आपका, रिचार्ज आपका, घर आपका, देखने वाले आप, लेकिन आपका चेहरा उसमें नहीं दिखेगा, आपका मुद्दा उसमें नहीं दिखेगा। आप अपनी टीवी खोल लीजिए, आप अपना टीवी खोल लीजिए, अपना रेडियो खोल लीजिए, अपना मोबाइल खोल लीजिए, दिन भर देखिए और बताइए कि 24 घंटे में कितनी बार आपके रोजी रोजगार की बात हो रही है, आपके बच्चों की नौकरी की बात हो रही है, आपके पेंशन की बात हो रही है, किसानों को उनके जो है फसल के दाम की बात हो रही है, मजदूरों को उनके पक्के वेतन की बात हो रही है। यह मुद्दा आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, संघर्ष किए, अपनी जान कुर्बान की, देश को आजादी दिलाया, कि आजाद देश में आजाद ख्याल के लोग पैदा होंगे। उस आजाद ख्याल को खत्म करने के लिए, उस आजाद ख्याल को गुलामी की मानसिकता में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। खेल क्या है? खेल यह है कि जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल,
उसी तरीके से अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करने वाले, विक्टोरिया माता की जय बोलने वाले आजकल भारत माता की जय बोल करके डिवाइड एंड रूल की जगह डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। ये डाइवर्ट एंड रूल क्या होता है? ये डाइवर्ट एंड रूल हाथ की कलाबाजी होती है, जवान की चापलूसी होती है, और आपका आंख बंद, गिली गिली पम छू, डब्बा गायब। एक विचार आप लोग कीजिए, आजकल एक नई परंपरा शुरू हुई है। भगवान बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ की जब राज तिलक होने वाली थी तो राज तिलक छोड़ करके सिद्धार्थ संन्यास धर्म को ग्रहण कर लिए और सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। आजकल नए किस्म के सन्यासी पैदा हो रहे हैं साहब। ये लोग हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारी परंपरा का, हमारी पहचान का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक कैसे उड़ा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आज एक नारा लगाया जाता है, कहा जाता है राज तिलक की करो तैयारी। अरे डेमोक्रेसी में राज तिलक कब से होने लगा रे? ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में राजा पैदा होता है कि सेवक पैदा होता है? सेवक का राज तिलक होता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी राज तिलक करने से कुछ लोगों ने मना कर दिया था। इसीलिए उनको लोकनायक कहा जाता है, उनको क्रांतिवीर कहा जाता है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, हमारे संविधान की व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया है कि रोहित भाई का भी वोट एक होगा और आप सब लोग जो नीचे बैठे हुए हैं ना, आपका भी वोट एक होगा। यह हमारे संविधान की ताकत है। यह हमारे संविधान की ताकत है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यह इस जमहूरियत की ताकत है। और इस जमहूरियत की ताकत की भाषा बदली जा रही है, इसकी तस्वीर बदली जा रही है, इसकी तकदीर बदलने की कोशिश की जा रही है। कैसे? हमारे आपके आंख में झूठ झोंक करके। और यह झूठ झोंका कैसे जाता है? एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूं। मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि बेटा तालाब की तरफ मत जाना, उधर जो पीपल का पेड़ है उस पे भूत रहता है। मैं सुनता रहा। मैंने एक दिन दादी से पूछा, दादी भूत देखी हो? बोली नहीं। तुमको कौन बताया? तो दादी बोली कि मेरी सास ने बताया कि उस पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। हमने कहा तुम देखी कभी नहीं? बोली नहीं, हम कभी नहीं देखे कि उस पे भूत रहता है। तो हम बोले कि हम आज जाकर के देख लें कि भूत है कि नहीं है। तो दादी बोली पागल हो, जो गया है सो लौट कर नहीं आया है। हमने कहा कौन गया है? बोली ये तो हमको याद नहीं है कि कौन गया है। मैं सोचता रहा, बचपन बीत गया। जब जवान हुआ तो मैं गया तालाब की तरफ, उस पीपल के पेड़ को देखने के लिए। ना तालाब बचा था ना पेड़ बचा था, बस भूत की याद बची थी। इस बात से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आज दिन भर टीवी हमारे साथ साजिश क्या रचता है। यूक्रेन का चर्चा करेगा, उधर इजराइल का चर्चा करेगा, उधर जो है कभी पाकिस्तान का, कभी नेपाल का, कभी चीन का। जो आपके आस पड़ोस में दुकानदार है उसको कितनी आमदनी हो रही है, जीएसटी से उसका भला हुआ है कि बुरा हुआ है, नोटबंदी के बाद काला धन आया है कि नहीं आया है, यह कोई सवाल नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि यह कहानी ऐसी है ना कि हम दिन भर इस कहानी में उलझे रहेंगे और असली सवाल जो है हम कभी पूछेंगे ही नहीं। मेरा एक बड़ा जिगरी भाजपाई दोस्त है। नहीं, वो भाजपा के लोग भी दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एक दिन हम सीरियसली पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, क्यों दिन भर भाजपा भाजपा करते हो? तो बोला देश का नाम हो रहा है। हमने कहे कहां? कोई आंकड़ा तो दो। तो बोला नहीं,
मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हम बोले कैसे, ये बताओ तो हमको, हम भी मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे। समझा तो दो कि हमको तरक्की हो कैसे रहा है। कहा कि हम जो है चांद पे चले गए, तो हम बोले मोदी जी चले गए। जो लोग ये कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, उनकी सोच से थोड़ी चांद पे पहुंचे हैं। उस सोच से चांद पे नहीं पहुंचे हैं। चांद पे इस सोच से पहुंचे हैं कि हम सत्य की खोज करेंगे। और सत्य क्या है आज हमारा? सत्य यह है कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं महंगी होती जा रही है, किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। पीएम अपने बेटा को पीएम बनाना चाहता है, डीएम अपने बेटा को डीएम बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बच्चा को डॉक्टर बनाना चाहता है, एमएलए अपने बच्चा को एमएलए बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। बोलिए सच है कि नहीं है? क्यों क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस देश में आंकड़ा यह कहता है कि अगर आप किसानी करेंगे तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। अपने ही खेत में, अपनी ही पेड़ पे लटक करके आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आंकड़ा कहता है, मैं आपको देश का आंकड़ा देता हूं। इस देश में 1 घंटा से कम समय में सिनेमा भी 3 घंटे का होता है, क्रिकेट मैच भी 5-6 घंटा चलता है। आप गर्लफ्रेंड से बतियाइएगा क्या साहब, तब भी आप 1 घंटा ज्यादा बतिया लीजिएगा। और 1 घंटे से कम समय में, घड़ी देख लीजिए अपना, जब से यह सभा चलनी शुरू हुई है अब तक इस देश के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई नौजवान अपनी जान ले चुका होगा। यह हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि इस देश में रोज कम से कम 25 नौजवान आत्महत्या करते हैं रोज। यह चिंता की बात नहीं है। जिस देश में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हों, रोज 25 जवान आत्महत्या कर रहे हों, हर मिनट किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा हो, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता हो, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती हो, नौकरी करने के बावजूद आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है। न पीएफ मिल रहा है, न ग्रेच्युटी मिल रही है, न पेंशन मिल रहा है। यहां खड़े हैं, पेंशन मिलता है? कांस्टेबल साहब मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे बोलिए ना, डर कह रहे हैं, अमित शाह थोड़ी देख रहा है। बोलिए, आप सोचिए इस बात को कि जो नौकरी करता है वर्दी पहन करके दिन रात, पार्टी किसी की हो, अपक्ष हो, विरोधी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, टोपी पहन करके डंडा लेकर के ड्यूटी में खड़े हैं, इनको पेंशन नहीं मिलेगा। यह बेईमानी है कि नहीं है? यह बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। और जब आप टीवी खोलिएगा ना तो नाम हो रहा है। कहां? आप अपनी हकीकत खुद से क्यों नहीं पूछते हैं? मेरे पिताजी कांग्रेस राज में मजदूरी करके घर बना सकते थे। हम भाजपा राज में एक तो नौकरी नहीं मिलेगी और घर बनाना तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी हालत है। सरकारी स्कूल आप यह कह करके बंद कर दिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी अस्पताल आपने यह बंद कर दिया कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। मेरा एक प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क नहीं होनी चाहिए, सरकारी बिजली नहीं होना चाहिए, सरकारी पानी नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोलक बजाएंगे? क्यों होता है सरकार? मैं आपको बताता हूं कि आमदार साहब को भी पेंशन और तनख्वाह हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही मिलता है, और कांस्टेबल साहब को भी तनख्वाह और पेंशन हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही मिलेगा।
तो सरकार जो ये बेईमानी हमारे आंख के सामने कर रही है, इस बेईमानी को हमको देखना पड़ेगा। सरकार कहती है कि हम किसानों के खाते में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि पहुंचा रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, पिछले लगातार कई महीनों से सरकार ने जो किसानों को किसान सम्मान निधि दिया है, उसमें दिया है 2,60,000 करोड़। और एक झटके में इस देश के जो बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बड़े धन कुबेर हैं, उनका जो कर्जा माफ किया गया है वो है 10,60,000 करोड़। बाहर कमाल, किसान को देने के लिए 2,60,000 करोड़ और बेईमान को देने के लिए 10,60,000 करोड़। हाय रे बेईमान! यह बेईमानी रोज बरोज हमारे देश में हमारे आंख के सामने हो रही है, लेकिन इसमें हम देख नहीं पा रहे हैं। देख इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमसे दिखाया नहीं जा रहा है, हमको छुपाया जा रहा है, सच बताया नहीं जा रहा है। सच क्या है? सच यह है कि आए दिन लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। आप पहले इंजीनियरिंग कर लीजिए, इंजीनियरिंग करने के बाद लोग कहेगा एमबीए कर लीजिए। अगर एमबीए ही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों करेंगे? और इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद अगर फेना सरफ ही बेचना है तो उस दुकानदार में क्या कमी हो? तो बेच ही रहा है बिना एमबीए की डिग्री का फेना सरफ। फिर एमबीए का डिग्री करने के लिए हमसे 5 लाख रुपया क्यों लिए? इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए हमारे मां बाप से 10 लाख रुपया क्यों लिए? और 10 लाख रुपया लेकर के, 5 लाख रुपया लेकर के, 15 लाख रुपया देकर के वो कागज का डिग्री लेकर के क्या करेंगे? हम भी प्रधानमंत्री की तरह झूठा डिग्री बनवा लेंगे। फिर ये देखिए, आपकी मां बाप विवश हैं, मां बाप विवश हैं कि किसी भी तरह से बच्चों को पढ़ा दें। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें। प्राइवेट स्कूल की हालत यह है कि पढ़ाना बच्चे को है, इंटरव्यू मां बाप का लिया जाता है। बताइए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता पिताजी का अगर इंटरव्यू लिया गया होता तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बन पाते क्या? यह आज हो रहा है। यह आज इसलिए हो रहा है कि कोई भी परीक्षा सिलेक्शन करने के लिए नहीं होता है, रिजेक्शन करने के लिए होता है। हिंदुस्तान दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां एग्जाम सेलेक्ट करने के लिए नहीं, रिजेक्ट करने के लिए लिया जाता है। हाय रे बेईमानी! यह ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार के सारे साधन जमा करके, चोरी करके अपने दोस्त के खाते में पहुंचा दिया गया है। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि अगर भाजपा की गारंटी होगी तो 5 गारंटी देगी ना तो कम से कम 1 गारंटी पूरा कर देगी। अगर आरएसएस की गारंटी होगी तो अगर 10 गारंटी करेगी तो कम से कम 2 गारंटी पूरा कर देगी। ये मोदी जी का गारंटी है तो गारंटी लिख लीजिए मेरा कि ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। और मैं अभी आपको साबित कर देता हूं। देखिए, मोदी जी की गारंटी थी, मुझे याद है। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं टीवी कम देखता हूं, इसीलिए मुझे सब कुछ याद रहता है। आपको भी मैं याद दिलाता हूं। मोदी जी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। बोलिए, 2 करोड़ नौकरी पैदा हुई? अरे झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुई। अच्छा, 15 लाख खाते में आया होगा? 15 लाख भी नहीं आया। तो कौन सी गारंटी पूरी हुई? बुलेट ट्रेन चल गई क्या? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाना था, मिला? तो कौन सी गारंटी पूरी हुई? यही मैं कहता हूं कि मोदी जी की गारंटी है मतलब कभी पूरा होने वाला नहीं है। और वक्त का तकाजा देखिए। आप छोड़ दीजिए, अब ये सब बात हम नहीं कहेंगे, वो आप कहिए, आपकी इच्छा है। मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी मतलब ये कभी पूरा नहीं होगी। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। यहां पे बहन जी बैठी हुई हैं, शादी होती है अग्नि को साक्षी मान करके, हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरा लेकर के, 7 फेरा लेकर के जब शादी होती है
तो 7 फेरे में 7 वचन देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या शादी होती है ना, 7 फेरा लेते हैं हिंदू रीति रिवाज से, अग्नि को साक्षी मान करके 7 वचन पूरा करेंगे। मोदी जी 7 फेरा लिए थे ना? लिए थे कि नहीं लिए थे? अग्नि को साक्षी मान के, हैं? अग्नि को साक्षी मान करके मोदी जी 7 फेरा लिए हिंदू रीति रिवाज से, और एक महिला को 7 वचन दिया। पूरा किया क्या? 7 जन्म तक साथ निभाने का। जानते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है यशोदा और मेरा नाम है कन्हैया। बदला तो लेंगे साहब आपसे। मैं कहता हूं इस आदमी को एक ही काम करना आता है, लोगों को बेवकूफ बनाना, बढ़िया से झूठ बोलना और इंसान को आपस में लड़ाना। कोई अगर नहीं मिलेगा ना तो इंसान को नीम के पेड़ से लड़ा देगा। कहीं देखिएगा तो जो है ओबीसी को ओबीसी से लड़ाते रहेंगे, यादव को दूसरे समाज से लड़ाएंगे, दूसरे समाज को यादव से लड़ा देंगे। कहीं देखेगा तो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। और आरोप किसके ऊपर लगाएंगे? हमारे ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई, सरकारी नौकरी की व्यवस्था की, पेंशन दिलाया, 7th पे कमीशन कांग्रेस के राज में आए। दलितों को जमीन खरीदने का अधिकार कांग्रेस में दिया गया, बराबरी का वोट का अधिकार कांग्रेस के राज में दिया गया, संविधान कांग्रेस के राज में लागू किया गया, IIM, एम्स, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कांग्रेस के राज में बनाया गया। और जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, आजकल हमसे हमारे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। बताइए बताइए कि बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप से कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि आप मेरे पप्पा हैं कि नहीं हैं। यही ना एक नारा लगाता था भाई 2014 में, मुझे याद है, कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे नहीं मालूम है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सचमुच नहीं मालूम है, जितना भाजपा का MP MLA है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। यही चल रहा है ना। इसको कहते हैं ध्यान भटकाओ योजना। आज इस देश में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति के द्वारा लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही है। मैं तो कहता हूं अगर सरकार लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा दे, 2 करोड़ नौकरी दे दे, बुलेट ट्रेन चला दे, सबके लिए पक्का मकान बना दे, तो सरकार का विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। सच बात यह है कि सरकार ने एक भी काम पूरा नहीं किया है, और काम पूरा करने की बजाय नया नया मुद्दा फेंकते रहते हैं। आजकल एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं, भ्रष्टाचार का। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं भाई साहब, रोहित भाई, आपके घर में अगर अगली बार ईडी आए तो आप तुरंत फोन लीजिएगा और कहिएगा कि 1 मिनट अमित शाह से बात कर रहे हैं, ईडी वापस चला जाएगा। यह मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जिस किसी को भी इस सरकार से सच पूछने की आदत है, उसके ऊपर तमाम गुनाह जो है वो मुनासिब किए जाएंगे, और जो इस सरकार से हाथ मिला ले उसका 100 खून भी माफ किया कर दिया जाएगा। यही सच्चाई है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं ना कि मैं अगर बेईमान हूं तो मैं बेईमान हूं, लेकिन ये युवा संघर्ष यात्रा का खेस उतार करके भाजपा का खेस पहन लूं तो मैं ईमानदार कैसे बन जाता हूं? ये जो भ्रष्टाचारी है, जब तक भाजपा में नहीं है तब तक भ्रष्टाचारी है, और भाजपा में जाते ही सदाचारी कैसे बन जाता है? इसमें कोई खेल है कि नहीं है? आप सोच के बताइए। और खेल है तो क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों से झूठ बोले और भ्रष्टाचार पे लंबा लंबा भाषण दें? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि जय शाह को अपने मंच पे बिठा करके
उसके पप्पा अमित शाह के सामने परिवारवाद पे भाषण दे? ये शोभा देता है क्या? भाजपा के लोग अपने बच्चों को मंत्री बनाएं तो ये परिवारवाद नहीं है। हाय रे बेईमानी। ये सच्चाई हम तमाम लोगों को आंख खोल करके देखना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि आज देश की वास्तविक हालत क्या है। आज देश की वास्तविक हालत यह है कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के नाम पे अग्निपथ की योजना लाई गई है कि एक शहीद को भी उसके शहादत का सम्मान नहीं मिल रहा है। यह शर्म की बात है। रोजगार की हालत यह है कि आप इंजीनियरिंग कर लिए हैं, एमबीए कर लिए हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका बाप अगर मंत्री है तो आप बीसीसीआई का सेक्रेटरी जरूर बन सकते हैं। यह रोजगार की हालत है। यह हालत है कि इस देश को चलाने वाले जो किसान और मजदूर हैं उनको उनके दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो बेईमान हैं उनको औने पौने दाम में करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के दाम में आज उनको दिया जा रहा है। देश की हालत यह है कि हमको और आपको आपस में लड़ा दिया गया है और हमारे आपके देश की जो संपत्ति है दिनों दिन एक दो हाथों के में पहुंचाया जा रहा है, उनकी तिजोरियों में पहुंचाया जा रहा है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है। खुशी की बात है, बजाइए ताली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह प्रश्न पे विचार कीजिएगा ना कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? वो 80 करोड़ लोग कौन हैं? इस प्रश्न पे विचार कीजिए कि अगर 5